नमस्कार, मैं देवशंकर नवीन भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। इस समय हम लोग ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत हिंदी काव्य खंड 2 में नागार्जुन की कविता के पाठ विश्लेषण पर बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद हिंदी काव्य में नागार्जुन की कविता का आप महत्व समझ सकेंगे, पाठ विश्लेषण के स्वरूप एवं उसकी अनिवार्यता समझ सकेंगे, पाठ विश्लेषण की पद्धति जानेंगे, काव्यालोचन के समय सर्वप्रथम पाठ विश्लेषण की प्रेरणा पाएंगे, समुचित परिप्रेक्ष्य में नागार्जुन की कविताओं का पाठ विश्लेषण कर सकेंगे। हिंदी कविता में सन 1936 से 1943 तक के समय को प्रगतिवाद नाम से जाना जाता है। विदित है कि इस दौर के रचनाकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में सामान्य नागरिक की सुख सुविधा, इच्छा अभिलाषा, अनुराग विराग, कामना उद्वेग की बात करते थे। नागार्जुन इसी प्रगतिवाद के त्रयी के विशिष्ट कवि थे। सुधी साहित्यिकों के बीच वे आज आधुनिक कबीर के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रतिबद्ध जनकवि थे। उनकी निर्द्वंद्व रचनात्मक प्रतिबद्धता और स्पष्ट जनसरोकार ही उनके जनकवि होने का प्रमाण है। उनकी कविताओं में समकालीन राजनीतिक विडंबनाओं, जन विरोधी व्यवस्था की विसंगतियों एवं जन मन की अभिलाषाओं पर ममतामय ढंग से विचार हुआ है। उनके यहाँ इस विचार के हिस्सेदार कोई गिने चुने लोग नहीं, पूरा समाज भागीदार है। सन 1936 में लिखी उनकी कविता उनको प्रणाम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस कविता में हाशिए पर छूट गए या विफल हो गए उन लोगों की स्तुति है जिनकी संख्या बीते वर्षों में निरंतर हमारे समाज में बढ़ती गई है। साहित्यिक बहस में सन 1943 के बाद प्रगतिवाद को हिंदी कविता का अतीत माना जाने लगा, किंतु नागार्जुन उनकी कविता कभी अतीत नहीं हुई। आजादी के कई दशक बाद तक वे और उनकी रचनात्मक चेतना पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के हक की लड़ाई लड़ती रही। बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में 30 जून 1911 को नागार्जुन का जन्म और 5 नवंबर 1998 को निधन हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। राष्ट्रभाषा हिंदी में वे नागार्जुन तथा मातृभाषा मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से लेखन करते थे। सन 1969 में उन्हें सन 1965 में प्रकाशित मैथिली के कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी सम्मान और सन 1994 में साहित्य अकादमी फेलो सम्मान से विभूषित किया गया। हिंदी में प्रकाशित युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुबार की छाया में आदि अनेक प्रमुख काव्य संग्रह हैं। जनकवि के रूप में सर्वसम्मानित कवि नागार्जुन हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी हैं। उनकी कई औपन्यासिक कृतियों ने हिंदी उपन्यास धारा में नई दिशाएं आलोकित की हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद तारे आदि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके अलावा एक संस्कृत काव्य धर्मलोक शतकम, एक बंगला कविताओं का संग्रह जिसका हिंदी अनुवाद मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा है, एक व्यंग्य संग्रह अभिनंदन, एक निबंध संग्रह अन्नहीनम क्रियानाम, 3 बाल पोथी 2 खंडों में कथा मंजरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियां, 2 मैथिली कविता संग्रह चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ और 2 मैथिली उपन्यास पारो, नवदुरिया प्रकाशित है।
गहन सामाजिक सरोकार और व्यापक संवेदना संसार के कवि नागार्जुन का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। जन संवेदना, प्राकृतिक सुषमा, ग्रामीण संदर्भ, राष्ट्रीय अस्मिता, राजनीतिक सूझबूझ, नागार्जुन की काव्य दृष्टि में कुछ भी अलक्षित या गोपनीय नहीं है। कविता की शास्त्रीयता एवं लोकप्रियता को वे चमत्कार की तरह आत्मसात कर देते हैं। वे भारतीय लोकतंत्र की उस जनता के कवि हैं जो राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र, ऐतिहासिक संदर्भ एवं साहित्यिक प्रयुक्तियों में किसी मुहावरे की तरह जीवन यापन कर रही है। वे अपने देश, काल, पात्र, समाज के प्रति अत्यंत जागरूक और रूप, रस, गंध, स्पर्श के सुविज्ञ कवि हैं। उनकी संवेदना संसार में शोषित पीड़ित जन समुदाय के साथ प्रकृति के उपागम एवं उपेक्षित मानवेतर प्राणी भी शामिल हैं। यद्यपि वे कभी किसी राजनीतिक विचारधारा के खूंटे से नहीं बंधे, किंतु राजनीति से उन्हें कोई परहेज भी नहीं है। कविता में वे जब तक कविता को बचाए रखकर ठीक ठीक राजनीति भी कर लेते दिखते हैं। अपने दौर की प्रायः सभी राजनीतिक हस्तियों को उन्होंने अपने पैने व्यंग का निशाना बनाया। व्यंग्य उनकी कविता का मुखर औजार है। अब थोड़ी सी नागार्जुन की रचना के पाठ विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। तो यह घोषित करने में दिक्कत नहीं है, बल्कि यूं कहें कि हिंदी आलोचना पर लगा यह आरोप निराधार भी नहीं है कि वह रचना केंद्रित होने के बजाय रचनाकार केंद्रित होती है। दरअसल वहां विचारधारा का महत्व इतना बढ़ गया है कि रचना में पाठ की जगह विचारधारा पर जोर दिया जाने लगा। दूसरी ओर पाठ को महत्व देने वाली भारतीय और पाश्चात्य आलोचना पद्धतियां हैं जो विचारधारा के साथ साथ रचना में अभिव्यक्त विचार और संवेदना की भी उपेक्षा करने लगी। रचना की दृष्टि से उक्त दोनों ही दृष्टियां दोषपूर्ण हैं। रचना को सही संदर्भों में समझने के लिए पाठ विश्लेषण जरूरी होता है। पाठ विश्लेषण में दरअसल रचना की अंतर्वस्तु एवं शिल्प दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। रचना में निहित भाव, विचार, संवेदना, उद्देश्य, शिल्प और संरचना के वैशिष्ट्य का विश्लेषण किए बगैर किसी रचना का समग्र मर्म जानना और उसकी सार्थक समालोचना कर पाना असंभव है। इसके शिल्पगत वैशिष्ट्य के अंतर्गत भाषा व्यवहार, वाक्य सौंदर्य, शब्द प्रयोग की नवीनता, रचना की बनावट से जुड़े बिंब, प्रतीक, व्यंग, मुहावरे, फैंटेसी जैसे विभिन्न उपादानों का विश्लेषण अनिवार्य होता है। पाठ विश्लेषण का उद्देश्य आलोचना को रचना केंद्रित करना होता है। ऐसा करने से एक ओर विचार दृष्टि के आग्रहों से बचाव होता है, तो दूसरी ओर रूपवादी दृष्टि का रंग चस्पा नहीं हो पाता। पूर्व निर्धारित मानदंड पाठ के स्वभाव के अनुकूल न हो तो उनके अनुसरण की रूढ़ियां कभी कभी गलत निष्पत्ति की ओर ले जाती हैं। इसलिए पाठ विश्लेषण के समय प्रयासपूर्वक पाठ केंद्रित ही रहना चाहिए। हाँ, पूर्व निर्धारित मानदंडों से प्रयासपूर्वक बचना सर्वथा उचित नहीं है। प्रयोजन पड़े तो उपयुक्त प्रतिमानों के प्रयोग अथवा नए प्रतिमानों के निर्माण में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के मद्देनजर यहाँ नागार्जुन की कुछ कविताओं का पाठ विश्लेषण करने की चेष्टा की जा रही है। पहली कविता लेते हैं उनकी गुलाबी चूड़ियां। सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों के दस्तावेज के रूप में नागार्जुन की कविताओं की ख्याति विदित है। साथ साथ नागरिक जीवन के हर्ष विषाद की सघन संवेदना एवं मार्मिक इंद्रियता उनकी कई कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। प्रेम और प्रकृति से जुड़ी उनकी कविताएं हमें अतुलित अनुभवों से परिचय कराती हैं। समुन्नत कलात्मकता से भरी गुलाबी चूड़ियां, यह दंतुरित मुस्कान जैसी उनकी कई कविताएं वात्सल्य की मोहक छटा से परिपूर्ण है। तन गई रीढ़, यह तुम भी जैसी कविताएं श्रृंगार रस से सराबोर है।
हिंदी कविता में मोहक वात्सल्य की अभिव्यक्ति के अप्रतिम उदाहरण भक्ति काल से ही दिखते आ रहे हैं। आधुनिक हिंदी कविता में वात्सल्य संबंधी कविताएं कम लिखी जाने लगी। संभवतः सामाजिक यथार्थ के वर्चस्व, विचारधारा एवं वादों के दबाव से आधुनिक हिंदी कविता इन क्षेत्रों से कट गई। किंतु कविता के उस प्रयोग के दौर में ही प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की सन 1961 में लिखी गुलाबी चूड़ियां कविता अपने कथ्य और संवेदना के कारण सहज ही सबका ध्यान आकर्षित करती है। अपने रचना काल के दौर में प्रचलित सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों और रूपों से भिन्न होना इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। इस दौर के प्रयोगशील हिंदी कवि एक तरफ रूप रचना के अन्वेषण में नए नए प्रयोग में व्यस्त थे, दूसरी तरफ अकविता के कवि मोह भंग की अभिव्यक्ति हेतु नकार अस्वीकार की भावना से भरे थे। प्रगतिशील कवियों को ऐसी परिस्थिति में विचारधारा के अलावा अन्य बातों के लिए लड़ने का अवकाश नहीं था। किंतु नागार्जुन ने अपने समय की तमाम सीमाओं का अतिक्रमण कर ऐसी कविता रची। सहज भाषा एवं सरल संरचना में रचित इस कविता का भावबोध इसे विशिष्ट बनाता है। अभिव्यक्ति के स्तर पर कहीं कोई जटिलता नहीं, कविता को विशिष्ट बनाने का कोई आग्रह नहीं। कथा का आभास देने के बावजूद इस कविता की संरचना में कथा नहीं है, एक स्थिति है, एक दृश्य है। यह स्थिति ही इस कविता का प्राण है। कविता के केंद्र में वात्सल्य होने के बावजूद दृश्य में कोई शिशु नहीं है, शिशु की स्मृतियां भी नहीं। सिर्फ नेपथ्य में 7 साल की एक बच्ची है और सामने बस के गियर से ऊपर हुक से लटकाई हुई उसकी कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां। बच्ची का पिता उस बस का ड्राइवर है। कविता की पंक्ति में नागार्जुन की वैचारिक प्रतिबद्धता बल देकर कहती है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। प्राइवेट बस का ड्राइवर होना मेहनत कश होने का प्रमाण है, जिसकी लड़ाई प्रगतिवादी कवि लड़ते रहे। लेकिन यहाँ मेहनत कश की अस्मिता को, निहित मानवीय संवेदना को उभार कर कवि जोर देते नजर आते हैं। उसकी भावनाओं पर अनुरक्तियों के साथ दृढ़ता से खड़े नजर आते हैं। वस्तुतः वे उस वर्ग के प्रति सबकी संवेदना को जोड़ना चाहते हैं। इसका बेहतरीन खुलासा तब होता है जब कवि द्वारा पूछे जाने पर वह ड्राइवर स्पष्टीकरण देता है, लाख कहता हूं नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहां अब्बा की नजरों के सामने। मैं भी सोचता हूं क्या बिगाड़ती है चूड़ियां, किस जुर्म में हटा दूं इनको यहां से। चूड़ियों के बारे में दिए गए इस स्पष्टीकरण में कोई झेप नहीं है, कोई संकोच नहीं है, एक पिता का उत्कट लार है, वात्सल्य का मोहक अनुराग है। बस की रफ्तार में झटके खाकर हिलती चूड़ियों की खनक में 7 वर्ष की बेटी से हर पल वार्तालाप करने की, पल पल वात्सल्य के निकट रहने की लालसा है। तभी तो कवि कविता के अंत में अपनी संवेदना जोड़कर उस भाव को एकाकार कर देते हैं, हाँ भाई मैं भी पिता हूं, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे। वैसे देखें तो कविता में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जाहिर है कि यह पूछना भी यूं नहीं हुआ। गियर बॉक्स के ठीक ऊपर लटकी गुलाबी चूड़ियों ने कवि के प्रश्नाकुल मन को जिज्ञासाओं से भर दिया होगा। कोई सार्थक कवि यूं ही कुछ नहीं करता, कविता में तो नहीं ही करता। जैसे कि कवि ने पूछा न होता तो उन लटकी हुई चूड़ियों में चिपका अदृश्य वात्सल्य प्रकट न हुआ होता, कवि का संशय बना ही रह जाता। सहज सरल अभिव्यक्ति, कोमल शब्दावली, प्रवहमान भाषा, लयात्मक गद्य सब मिलकर
नागार्जुन की हर रचना में प्रभावोत्पादकता का चमत्कार भरते हैं। इस कविता में तो और भी हद हो गई है। रचना में दर्ज परिवेश को उनके अनुकूल शब्दावलियों से रेखांकित करना नागार्जुन की खास विशेषता है। गौरतलब है कि रचना में उन्हें शब्दों के जाति विभेद से कोई लेना देना नहीं होता। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तमाम शब्दों को वे प्रयोग में लाते हैं और शब्द प्रयोग इस तरह सधे होते हैं कि भावकों को कहीं उसका भान तक नहीं होता। इस कविता को पढ़ते हुए प्राथमिक तौर पर ऐसा बोध ही नहीं होता कि यहाँ दूसरी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि वे भाव बोध में कहीं बाधक नहीं होते, बल्कि प्रभाव बढ़ाने में कामयाबी दिलाते हैं। अमानत, अब्बा, नजर, जुर्म जैसे उर्दू शब्द, प्राइवेट, बस, ड्राइवर, गियर जैसे अंग्रेजी शब्द कविता में पचे हुए दिखते हैं। चूड़ियों के लिए खूबसूरती और स्नेह के प्रतीक जैसे गुलाबी रंग का विशेषण चुनना या कि बच्ची के लिए नेह भाव से पूरित प्रचलित मोहक नाम मुनिया देना कविता की संवेदना को और सघन करता है। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य, बड़ी बड़ी आंखों में तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्न पर। कविता की निर्णायक पंक्ति दर्ज करते हुए कवि ने ड्राइवर पिता की आंखों में छलकते वात्सल्य के लिए दूधिया विशेषण दिया है। इस भाव के लिए इससे बेहतर विशेषण कुछ भी नहीं हो सकता था। कविता में बेहतरीन रंग प्रयोगों के लिए नागार्जुन सुविख्यात हैं। इस दूधिया शब्द से न केवल वात्सल्य को पवित्र और निश्चल बनाया गया है, बल्कि इससे हृदय की पूरी भावना भी व्यक्त हुई है। दूसरी कविता है सिंदूर तिलकित भाल। नागार्जुन प्रकृति और प्रेम के अनुपम कवि हैं। इन विषयों पर केंद्रित बादल को घिरते देखा है बहुत दिनों के बाद। अब के इस मौसम में ऋतु संधि, मेघ बजे जैसी उनकी अनेक उत्कृष्ट कविताओं में उनका संवेदनात्मक लगाव स्पष्ट है। प्रकृति केंद्रित रचनाओं में प्रेम के चित्र उकेरने और प्रेम कविताओं में मनोहारी प्रकृति चित्रण की जुगत बैठाने में उन्हें महारत हासिल है। उनकी अनेक कविताओं में प्रकृति और प्रेम इस प्रकार गुम्फित हैं कि तय करना कठिन है कि वह प्रकृति प्रधान कविता है या प्रेम प्रधान। वे विशुद्ध प्रेम कविता लिखते हुए भी निरंतर प्रकृति से साहचर्य बनाए रखते हैं। ऐसे अवसर पर वे इस तरह मोहाविष्ट हो जाते हैं कि प्रकृति प्रेम को धकेल कर प्रत्यक्ष हो जाती है। सिंदूर तिलकित भाल उनकी ऐसी ही विशिष्ट कविता है। यह शुद्ध श्रृंगारिक काव्य है। दूरस्थ प्रेमी को अपनी प्रेमिका याद आती है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। यह स्वकीय प्रेम है, परकीय नहीं। प्रवासी पति को पत्नी की याद आती है। गार्हस्थ जीवन के प्रेम की मोहक प्रस्तुति के कारण यह उल्लेखनीय प्रेम कविता है। परदेश में कवि को पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल अर्थात तिलक की तरह सिंदूर सुशोभित ललाट की याद आती है। प्रचलित पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़कर यहाँ कवि ने स्त्रियों के लिए तिलक शब्द का प्रयोग किया है। पारंपरिक रूप से तिलक का उपयोग समाज में पुरुषों के लिए होता आया है। यहाँ एक प्रगतिवादी कवि की प्रगतिशील चेतना उस परंपरा को तोड़कर एक प्रयोग की ओर बढ़ती है। यहाँ प्रेम का शुद्ध, सात्विक, गंभीर और मर्यादित रूप व्यंजित हुआ है। स्मृति विस्मृति की तमाम स्थितियों, भावों, प्रसंगों से कवि अपनी प्रेयसी को प्रबोधन देते हैं। उन्हें अवबोध है कि वे परदेश में हैं, किंतु हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह भी कुछ न विरोध। यहाँ है दुख सुख का अवबोध, यहाँ है स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण।
हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, अर्थात भावनाएं उन्हें भी सताती हैं। यह कविता केवल प्रेम परक होने के कारण ही उल्लेखनीय नहीं है, इसमें कवि को पत्नी के साथ साथ वह पूरा परिवेश याद आता है जिसमें उनका प्रेम विकसित हुआ है। उस परिवेश में उनका गांव, उनके गांव से जुड़ी प्रकृति की गोद की एक एक यादें और सबसे बढ़कर वहाँ के लोग शामिल हैं जिनका कवि के जीवन और उनकी स्मृतियों के निर्माण में अनिवार्य संबंध रहा है। इस कविता का केंद्रीय विषय बेशक प्रेम है, किंतु उस प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार केवल उनकी प्रियतमा ही नहीं है। गांव, समाज, प्रकृति के वे सारे उपादान हैं जिनके स्नेह से भीगी अमृत आंख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देंगी पांख। पत्नी को याद करते हुए कवि को अपना वह गांव याद आता है जहां उनका भाव संसार विकसित हुआ है। याद आता है मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान। मिथिला के ग्रामीण क्षेत्र के प्रति गहरे प्रेम को अभिव्यक्त करती नागार्जुन की सर्वाधिक चर्चित प्रेम परक इन पंक्तियों में कवि को ऋणबोध होता है। जिस पवन प्रकाश पर्यावरण के अवदान से जिन लोगों के स्नेहासिक्त साहचर्य से उनका विकास हुआ, उनके लिए वे दुहाई देते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। क्या विलक्षणता है। मात्र एक कविता की कुछ एक पंक्तियों में कवि ने मानवीयता, नैतिकता, कृतज्ञता, प्रेमासक्ति, गार्हस्थ जीवन एवं ग्राम्य बोध की अगाध कमनीयता, विरह बोध में भी स्मृतियों की सुखानुभूति, अपनी अपूर्णता और अक्षमता का बोध, न जाने कितने मानवीय सरोकार भर दिए। कवि की मानवीयता का उत्कर्ष तब और उज्जवल हो जाता है जब वे उस वेदनामयी प्रवास के सहवर्ती समाज का गुणगान करने लगते हैं। वे उनके प्रति भी कोई अन्यथा भाव नहीं पालते, कृतज्ञता उनके लिए भी उतनी ही दिखाते। यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा सा जब करुण आख्यान सुना करता हूँ, सुमुखी उस काल याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कविता के अंतिम अंश में कवि इस लालिमा को कई कई अर्थध्वनियों से भर देते हैं। यहाँ सिंदूर सूर्यास्त कालीन क्षितिज की कमनीयता, जीवनासक्ति की मोहकता, हर कुछ की लालिमा बेशक अलग अलग अर्थबोध दे, किंतु अंततः कचोट को समग्रता सब मिल कर देता है। सूर्यास्त कालीन क्षितिज की लालिमा देखकर प्रेयसी के सिंदूर तिलकित भाल की स्मृति कवि नागार्जुन की विरल कल्पना है। उल्लेखनीय है कि यह कविता सन 1943 में लिखी गई, जब कवि की आयु 32 वर्ष की थी और भारत पर शासन कर रहे पश्चिमी शासकों की विदाई के करुण आख्यान सुने जाने लगे थे, अर्थात पश्चिमांत सुनिश्चित हो गया था। संस्कृत निष्ठ समास बहुल शब्दावली के प्रयोग के बावजूद अभिव्यक्ति के स्तर पर यह कविता समाज से संप्रेषित है। दरअसल अपने भाव संसार को समेटने हेतु ऐसी भाषा संरचना अनिवार्य भी थी। सांध्य नभ, पश्चिमांत, दशमांश जैसे शब्द प्रयोग इसके उदाहरण हैं। चाहिए किसको नहीं सहवास में सहवास जैसे शब्द पर आपत्ति करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि नागार्जुन एक श्रेष्ठ कोटि के शब्द साधक थे, शब्द ब्रह्मा थे।
वे रूढ़ हो गए शब्दों के पुनरान्वेषण से नए नए अर्थान्वेष करते थे। उनके काव्य में अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग सहजता से दिख जाएंगे। सहवास के रूढ़ अर्थों से निकलकर उसके व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में जाएं तो उनकी दुविधा दूर हो जाएगी। मानवीय अनुराग को जीवंत करने की दृष्टि से सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की उल्लेखनीय कविता है। तीसरी कविता अब चलते हैं मेघ बजे। संगीतात्मक प्रयोग हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण कवियों के यहाँ हुआ है। हर सिद्ध कवि की कविता में छंद, लय और संगीत की लय एक में हो जाती है। यह बात आधुनिक भावबोध के सभी विशिष्ट कवियों की कविताओं में लागू होती है। दरअसल स्वरों से उत्पन्न ध्वनि सौंदर्य कविता में चमत्कारिक भाव पैदा करता है। इस दृष्टि से नागार्जुन की अत्यंत छोटी कविता मेघ बजे उल्लेखनीय है। ऊपरी तौर पर यह बादल पर केंद्रित प्रकृति पर कविता है, किंतु इसका एकमात्र लक्ष्य प्रकृति चित्रण नहीं है। बादल पर केंद्रित हिंदी के अनेक कवियों की यादगार कविताएं हैं, जिनमें कवि की संवेदना कहीं प्रेम के संदेश को रेखांकित करती है तो कहीं प्रकृति की स्वच्छंदता, मोहकता, उदारता, निर्भीकता और निष्ठा को, या फिर कहीं क्रांति का उद्घोष करती है। कुल 13 पंक्तियों की नागार्जुन की इस कविता में मेघ प्रतीकात्मक है। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा। कविता की पहली और आखिरी पंक्ति संगीत स्वरों के आधार पर नाद सौंदर्य उत्पन्न करती है। धिन धिन धा यह नाद सौंदर्य कविता के आभा मंडल को रूपायित करता है। कविता की बाकी 11 पंक्तियों में 6 बार मेघ बजे पद की आवृत्ति हुई है। शेष रह गई 5 पंक्तियों के सहारे ही इस ध्वन्यात्मक बिंब को मुखरित किया गया है। ध्वनियों के बिंब द्वारा खींचे गए चित्रों से कविता को जीवंत करने का अनुपम कौशल नागार्जुन के यहाँ पर्याप्त मिलता है। मेघ धमक धमक बजेगा तो दामिनी दमकेगी ही, यह प्रकृति का सहज स्वभाव है। किंतु यहाँ दामिनी का दमकना प्रतीकार्थ में है। यह दामिनी शोषितों को अंतः प्रेरणा देती है, उसकी प्रखर जीवनी शक्ति को उग्र करती है, प्रहारक शक्ति से शोषकों पर आक्रमण होने की चेतना देती है। दादुर का कंठ खुला पंक्ति में यह भी सहज जैविक स्वभाव उजागर हुआ है। वर्षा ऋतु के आगमन से बादल गरजता है तो बारिश की उम्मीद में मेढक टर्राता है, किंतु इस कविता का दादुर वह दलित शोषित पीड़ित जनता है जिसकी कंठ दबी हुई थी, अब उसके कंठ खुले हैं। पूरे वर्ष जो मेढक अपनी ध्वनि दबाए प्यास दबाए शांत थे, मेघ ध्वनि सुनकर उनके कंठ से आवाज आने लगी है। क्रांति की उम्मीद होते ही शोषित पीड़ित जनता की दबी आवाज बाहर आने लगी है। धरती का हृदय धुला, अर्थात यहां केवल धरती का भीगना नहीं है, हृदय का धुलना है, अर्थात गंदगी दूर हुई। क्रांति के आह्वान से धरती की समस्याएं छट गई, शोषण विहीन समता मूलक समाज की संभावना बनी। पंख बना हरिचंदन में अभिप्राय उस चेतना की ओर है जिसमें एक प्रगतिशील कवि का मिट्टी से मोह झलकता है। सूखी और वीरान पड़ी धरती पर बारिश के कारण बने कीचड़ चंदन बन गए। सभ्य विकसित समाज के लिए जो कीचड़ तिरस्कार और उपेक्षा की चीज है, वह नव निर्मित समाज व्यवस्था के लिए शोषितों के लिए हरिचंदन हो गया है। इस अत्यंत छोटी कविता में प्रकृति के माध्यम से अपने समय के बड़े सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को खोल देना वस्तुतः एक रोमांचक कौशल है। स्वरों द्वारा नाद सौंदर्य की उत्पत्ति और ध्वन्यात्मक बिंब से सामाजिक यथार्थ को अंकित करने की अद्भुत क्षमता के कारण यह उल्लेखनीय कविता है। इसी तरह की एक और कविता है प्रेत का बयान, जिसमें व्यंग्यवान से कविता को प्रहारक बनाने में नागार्जुन को आधुनिक
कविता का कबीर माना जाता है। भारत की सामाजिक राजनीतिक दशा पर वे जब तक व्यंग के घातक प्रहार करते रहे हैं। व्यवस्था की विसंगतियों एवं युग यथार्थ की विद्रूपताओं की पोल खोलने हेतु व्यंग उनका सर्वाधिक कारगर हथियार बना रहा है। नागरिक जीवन की मजबूरियां, अकाल, अभाव, भूख, महामारी जैसी आपदाएं उनकी कविताओं के सामान्य कथ्य हैं। प्रेत का बयान इसी श्रेणी की महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें भूख से मरने वाले एक अध्यापक के प्रेत का बयान दर्ज किया गया है। यह कविता सर्वप्रथम अपने शीर्षक से ही चौंका देती है। इस देश में तो लोगों के पास मनुष्य का बयान सुनने की संवेदना नहीं है, यहाँ कभी प्रेत का बयान सुनाने की जिद कर रहे हैं। दरअसल यह नागार्जुन के काव्य कौशल की विशिष्टता है कि वे अपने विषय के अनुकूल रचना की संरचना तय करते हैं। जीवन यथार्थ जब इतना भयावह हो कि प्रचलित काव्य प्रतिमानों से काम न चले, तो वे अपने कहन की तरकीब अलग से बनाते हैं। प्रेत का बयान कविता में असंभाव्य रूपों के सहारे लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नागार्जुन की इसी तरकीब का उदाहरण है। फैंटेसी द्वारा उन्होंने इसको व्यक्त किया है। भूख, अकाल, अभाव आदि नागार्जुन की कई कविताओं का विषय है, किंतु अपनी संरचना और अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रेत का बयान उन सभी कविताओं से विशिष्ट है। कविता का ढांचा अत्यंत कलात्मक है। नरक के मालिक यमराज प्रेत से पूछते हैं, सच सच बतला कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से? तो कांपती हुई हड्डियों के उस मानवीय ढांचे ने, अर्थात प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी के प्रेत ने सच सच बयान किया कि वह स्वाधीन भारत का कायस्थ जाति का नागरिक है, पेशे से स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। विडंबना है कि स्वाधीन भारत के लोकतंत्र के नागरिक बोध से गर्वोन्नत उस मास्टर का प्रेत भी सच कहने का साहस नहीं करता है। इस कविता का रचना काल सन 1950 है। अलग से उल्लेख करने का प्रयोजन नहीं कि भारतीय समाज की अधिकांश जनता का हाल आज भी उस प्रेत से बदतर है। भारतीय स्वाधीनता के 3 बरस बाद भी समाज में व्याप्त अभाव, अकाल, भूख, दुर्व्यवस्था के कारण अल्प वेतन भोगी स्कूल शिक्षकों का जीवन जंजाल बना हुआ था। नौकरीशुदा होने के बावजूद वे भूखमरी से त्रस्त थे। यमराज के सवाल पर मास्टर का प्रेत किटकिट करते हुए प्रतिवाद कर रहा था, अर्थात मरने के बाद भी आतंक में था और भूख से मरने के तथ्य को, अपने पीड़कों के दुष्कर्म को ढकने की कोशिश कर रहा था। इस कविता में स्वाधीन भारत की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। फैंटेसी के उपयोग द्वारा यहाँ भारत के सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर प्रहार किया गया है। एक मास्टर के प्रेत से स्पष्ट किया गया है, एक मास्टर के प्रेत के बयान से स्पष्ट किया गया है कि अन्ना भाव ने उस दौर के राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक की जान ले ली। जिस राष्ट्र का शिक्षक भूख से तड़प कर मरे, उस देश के बच्चों और नौजवानों को वह किस राष्ट्र प्रेम का उपदेश दे। और भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही का यह हाल था कि उस शिक्षक का प्रेत तक आतंक के साये में जी रहा था। व्यंग्य की धार को तीक्ष्णतर करने के लिए यहाँ फैंटेसी का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक तौर पर इस तथ्य से हर कोई परिचित है कि यमराज की अदालत में हुई सुनवाई और प्रेत का बयान निश्चय ही कवि नागार्जुन ने नहीं सुनी होगी। यह शुद्ध फैंटेसी है, किंतु इस फैंटेसी द्वारा उस दौर का सामाजिक यथार्थ चित्रित हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की समाज व्यवस्था और शासकीय दशा पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसी तरह की एक और कविता है नागार्जुन की, तीनों बंदर बापू के। सन 1969 में यह कविता रची गई, जिस समय गांधीवादियों द्वारा महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी और गांधी के आदर्शों पर लोग चलने के वायदे कर रहे थे। तो
उसी दौर में नागार्जुन ने तीनों बंदर बापू के कविता में गांधी के ऐसे ही अनुयायियों पर व्यंग किया जो कहने को तो खुद को गांधीवादी कहते थे पर गांधी के किसी भी आदर्श को मानने को तैयार नहीं थे। उसी दौर में उन बंदरों को नागार्जुन ने बापू के बंदर कहा। बापू के भी ताऊ निकले, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, लीला के गिरधारी निकले, जलथल गगन बिहारी निकले, बापू को ही बना रहे हैं, 100वीं वर्षी मना रहे हैं, सेठों का हित साध रहे हैं, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं, पूछों से छवि आंक रहे हैं जैसी पंक्तियां इसके उदाहरण हैं। हल्के अंदाज से चिकोटी काटकर व्यंग्य का दंश बढ़ाना नागार्जुन की खास विशेषता है और इस कविता में नागार्जुन ने गांधी के अनुयायी में सर्वोदय के नटवरलाल को देखा है। नटवरलाल उस दौर के कुख्यात धोखेबाज थे। चतुर से चतुर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें उल्लू बना देते थे। उनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल था लोगों को उल्लू बनाना। इसलिए सर्वोदय का नारा लगाने वालों को वे उसी नटवरलाल की तरह देख रहे थे। अपने हित के लिए वे कभी भी किसी भी दिशा में शतरंज के घोड़े की तरह चाल बदल सकते थे। गांधीवाद उन अनुयायियों का साध्य नहीं था, साधन था। वे सत्य अहिंसा का केवल राग अलाप रहे थे। असल में तो वे गीता उपनिषद की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीनों बंदर बापू के कविता में नागार्जुन ने जनता के समक्ष उन्हीं नग्नताओं को उजागर किया है जिनमें खुद को गांधीवादी कहकर गांधी का मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए जनता को नागार्जुन ने सावधान किया था और जन के प्रति जिम्मेदार कवि ने उन्हें इस कविता में सावधान किया कि शोषण भ्रष्टाचार में लीन तल्लीन ये पाखंडी लोगों को मूर्ख बनाकर लूट रहे हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस कविता का अर्थ नागार्जुन का गांधीवादी होना नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इस कविता की किसी भी पंक्ति में गांधीवादी विचार का समर्थन या विरोध नहीं किया। सिर्फ गांधीवादी आदर्शों को मटियामेट कर रहे गांधीवादियों के आचरण की खिल्ली उड़ाई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनेताओं के रहनुमाओं एवं भारतीय राजनीति की वास्तविकताओं को जानने का यह एक बेहतरीन आधार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपनी विविध वर्णीय कविताओं के लिए कवि नागार्जुन आधुनिक हिंदी कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। हिंदी के बृहत्तरई प्रगतिशील कवियों में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी कविताएं 20वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों एवं भारतीय लोकतंत्र की अधोगतियों का दस्तावेज है।